हमला कर दिया। वैसे भी बीते साल अक्टूबर में सीमा पर हुई झड़पों में दोनों तरफ के सैनिकों और नागरिकों की मौत के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। कतर की मध्यस्थता से 19 अक्टूबर को युद्ध विराम हुआ, लेकिन तुर्की के इस्तांबुल में वार्ता औपचारिक समझौते तक नहीं पहुंच सकी। इसके ठीक बाद 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि हमले उसने किए, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह न दे। लेकिन हाल में इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले और आतंकी घटनाओं के बीच दोनों देशों में फिर तल्खी बढ़ी हुई थी। अब पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद ये फिर चरम पर पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। Presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा प्यार से परो। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को 4 दिन की पुलिस कस्टडी। इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच उदय भानु से करेगी पूछताछ। पुलिस ने बताया ग्लोबल समिट में प्रदर्शन का मास्टरमाइंड। बीजेपी बोली मोहब्बत की दुकान में बेशर्मी का सामान। गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अभी मुक्तेश्वरानंद। अग्रिम जमानत की डाली अर्जी। दोनों नाबालिगों ने पुलिस के सामने कबूली यौन शोषण की बात। बयानों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर टकराव जैसे हालात। नमाज से बढ़ के हिंदू संगठनों ने मस्जिद के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस दे चुकी है 13 छात्रों को नोटिस। थोड़ी देर में किसान महाचौपाल के लिए भोपाल पहुंचेंगे राहुल गांधी। ट्रेड डील से लेकर एप्स्टीन फाइल्स तक पर बोलेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा देश में भ्रम फैला रहे हैं नेता विपक्ष। नोएडा में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी। सड़क पर सरेआम दौड़ा कर युवक को मारी गोली। 3 हमलावर फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, सीधे दिल्ली की यमुना नदी से। और आज हम यहाँ क्यों हैं? आज हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है अपने कार्यकाल का। एक बेहद महत्वपूर्ण मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, कई सारे विभाग, कानून, श्रम, रोजगार, विकास, कला, संस्कृति, भाषा, क्या क्या नहीं, इतने महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं कपिल मिश्रा जी। और दिल्ली का बहुत जाना माना चेहरा, ज़मीन से जुड़े हुए नेता। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। बहुत बहुत थैंक यू। कैसा रहा 1 वर्ष? क्या क्या कर दिया आपने? और सबसे पहले तो ये क्या क्रूज़ कब से शुरू कर रहे हैं आप? फेरी सेवा बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। हम इस क्रूज़ पर ही खड़े हुए हैं जो यमुना रिवर फेरी दिल्ली में शुरू होगी। पहली बार जो एक्सपीरियंस लोगों को गोवा में मिलता था या कहीं बाहर जाके मिलता था, वो एक्सपीरियंस दिल्ली में यमुना नदी के तट पर उसी प्रकार का एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस फेरी सर्विस का आपको दिल्ली में मिलने के लिए जा रहा है। और हम इसके 2nd फ्लोर पर हैं। नीचे एक और इसका फ्लोर है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, फूड, खाना पीना, उसका म्यूज़िक, इस तरह का भी अरेंजमेंट होगा। और इसकी आगे जेटी भी बन रही है जहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊँगा ले जाकर। तो ये वो क्रूज़ है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। और हम लोग किसी भी समय अब बस ये शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी का समय लेंगे और इसके बाद इसको हम लॉन्च। तैयारी सारी। इसकी खास बात यह है कि केंद्र सरकार का सहयोग से कर रहे हैं DDA,
LG, दिल्ली सरकार सब ने मिलकर और एक MOU हुआ था तीनों के बीच में, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और DDA के बीच में। तो जब एक ऐसी सरकार आती है जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती है और मिलकर काम करती है, तो उसका जो परिणाम होता है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये यमुना फेरी सर्विस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। आइए हम क्योंकि यमुना की सैर भी हमें करवा दीजिए। बिल्कुल, जरूर। यमुना पे बहुत प्रश्न उठे हैं और आपने काफ़ी काम भी किया है, यमुना पे आपका काम है। 365 दिन 24/7 हमारी सरकार है, मतलब आप लोग इतना काम करेंगे हमारे मंत्री। तो आज यमुना की सैर करवाते हुए आपके 7 विभागों के बारे में आपसे एक साल आपने क्या क्या किया। बिल्कुल। कपिल जी, हाँ, हमें लगता है कि आपके सारे विभागों में सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए उन लोगों की जो हमारी बैकबोन है, हमारे मजदूर हैं। श्रम विभाग आपके पास, डेली वेजेस क्या हैं, दिल्ली में क्या सुख सुविधाएं आपने हमारे मजदूरों को दी हैं, हमारे मजदूरों की स्थिति, हमारे कर्मचारियों की स्थिति, क्या किया आपने उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट लगभग डेड पड़ा था और दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है जिसके पास सेस फंड भी मौजूद है, लेकिन वो खर्च ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि CAG की रिपोर्ट आई जिसको मुख्यमंत्री महोदया ने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत भी किया। वो ये बता रही है CAG की रिपोर्ट कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम होना चाहिए था उसके पैसे का दुरुपयोग तो किया गया लेकिन कोई सदुपयोग नहीं किया गया। इसीलिए हमने वहीं से सबक लेते हुए ये सोचा कि क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं दिल्ली के श्रमिकों के लिए। सबसे पहली चीज़ हमने ये की कि जो दिल्ली में ग्रैप लगा, ग्रैप में सारा कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा कि दिल्ली के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो दिल्ली सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं, ग्रैप पीरियड का कंपनसेशन हमने 10-10 हज़ार रुपये सबके खातों में भेजा है। बड़ी बात है, बड़ी बात। और इसके साथ साथ हम लोगों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज है, देश में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज जो है वो लगभग 23,000 रुपये का मिनिमम वेज दिल्ली में हम लोग दे रहे हैं, जो देश में हाईएस्ट है। इसके साथ साथ हमने लेबर डिपार्टमेंट में बहुत सारे और भी काम किए हैं सईद भाई, जैसे कि हमने दिल्ली की जो महिलाएं हैं जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट काम करती हैं, उनको नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं थी। हम लोगों ने पॉलिसी चेंज किया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बड़ा निर्णय लेते हुए 24 घंटे जो महिला काम करना चाहती है उसको कानून नहीं रोकेगा काम करने से, कोई पॉलिसी नहीं रोकेगी, हमने निर्णय लिया, उनको छूट दी। और इसके साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट में हम लोग अब स्कीम लेके आ रहे हैं, हमने लेबर बोर्ड में पास किया है, मुख्यमंत्री जी ने उसको अनुमोदित किया उस स्कीम को, जिसमें दिल्ली के जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका और उनके पूरे परिवारों का सबका हेल्थ टेस्ट भी दिल्ली सरकार कराएगी। लेकिन आप क्या देते हैं? कुछ भी तो नहीं देते, 1-2 लाख रुपए दे देंगे आप, और क्या करेंगे? 12 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिल्ली के हर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का दिल्ली सरकार करेगी। इसको हमने बोर्ड में पास किया है। बेचारों का परिवार कहाँ जाए? पूरे परिवार का, उनके लेबर का, उनके पति पत्नी का, उनके माता पिता का, उनका पूरा जो हेल्थ टेस्ट भी, स्क्रीनिंग भी, क्योंकि कई बार बीमारी होती है पर उसका टेस्ट ही नहीं होता तो पता ही नहीं लगती, और जब तक पता लगती है तब बहुत देर हो जाती है। और ये एक रिस्क जोन में काम करने वाले लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो टेस्ट भी हम कराएंगे, स्क्रीनिंग सारे लेबरर्स का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और उसके साथ साथ उनका इलाज भी, उनके परिवार का इलाज भी 12 लाख रुपए तक का दिल्ली सरकार, दिल्ली का जो लेबर बोर्ड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड, ये इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि हम साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया है, तो बिटिया की शादी के लिए, बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए, नए अगर उन्हें टूल्स खरीदने हैं, स्किल अपग्रेड करना है, स्किल ट्रेनिंग के लिए, इस सब के लिए दिल्ली सरकार जो है स्कीम लेके आ रही है, और हम लोगों ने सारी स्कीम्स अपने बोर्ड में पास की हैं। तो एक साल में क्या क्या हो गया? इंश्योरेंस हो गया? हाँ, इंश्योरेंस तो हो ही चुका है, साथ में मिनिमम वेज हमने हाईएस्ट कर दिया है। इसके अलावा हमने जो ग्रैप में जो लोगों को नुकसान हुआ था, नाइट शिफ्ट की परमिशन, तो बड़ी बात है। अगर एक और चीज़ हमने की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, दिल्ली में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी शॉप है जहाँ लिकर नहीं बिकती, वो सारी शॉप 24 घंटे खुल सकती है, उनको किसी तरह की परमिशन, कोई भी मार्केट अब दिल्ली में 24 घंटे पूरी तरह खुल सकती है। मुंबई में भी मेरे को नहीं लगता कि सबको 24 घंटे खुलने की परमिशन है, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे का लॉ हमने पास किया है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है।
नया एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको पुलिस खोलना बहुत है, तंग करती है मंत्री। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने दुखती हुई रख पे हाथ रखे जहीद भाई। और हम लोगों ने बड़ा पॉलिसी निर्णय लिया कि जो नया एस्टेब्लिशमेंट खोलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें से अब दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है, उसके पुलिस का रोल उसमें से बाहर हो गया। तो आपको केवल जो नगर निगम और लेबर डिपार्टमेंट की जो परमिशन होती है वो लेनी है। हमारा उद्देश्य ये है कि दिल्ली में अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो वो बहुत ही सरल प्रक्रिया हो और जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर हम उसमें से हटा रहे हैं। आप कानून मंत्री भी हैं दिल्ली के, कोर्ट की क्या स्थिति है, कैंपस नहीं है, क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए क्या बिल्कुल, और एक साल में इसके अलावा आपने क्या किया है ये? नहीं देखिए बिल्कुल दिल्ली का जो कानून मंत्रालय है उसकी बहुत ही टिपिकल भूमिका है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रावधान आते हैं, पॉलिसी आती हैं, लॉज आते हैं, सब कानून मंत्रालय से होकर ही जाते हैं, क्योंकि एक बार वहाँ पर वेटिंग होती है, चेक किया जाता है कि ये कानूनन ठीक है कि नहीं है। उसके साथ साथ दिल्ली के कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस वगैरह का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा ही पूरी की जाती है। हमने द्वारका में एक नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स उसको मंजूरी दी है, एक बड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दिल्ली में अभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, वकीलों के चैम्बर, इनकी काफ़ी कमी है। और वैसे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन और अच्छा करने की आवश्यकता है। तो हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने उसके लिए बजट दिया है और आने वाले साल में भी हम दिल्ली में कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को इम्प्रूव करेंगे। वकीलों के नए चैम्बर बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और उसके अलावा भी हाइब्रिड हियरिंग, ऑनलाइन हियरिंग से आगे बढ़ते हुए हाइब्रिड हियरिंग के ये क्या mechanism होता है को, हाइब्रिड? जिसमें कि चाहे वो आप कोर्ट में हो या ना हो, चाहे वो वकील जो कोर्ट में खड़ा है और जो ऑनलाइन है, वो सबको एक ही जैसे एनवायरनमेंट में हियरिंग मिले, डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाए, उस सब की पूरी एक प्रक्रिया, हाईटेक दिल्ली का जो जुडिशियल प्रोसेस हो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जी, ये ज़रा बताइए ना क्या है ये, कहाँ है, देखिए ये हम क्या है? यमुना की खूबसूरती है और ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जिनको आप देख सकते हैं। वाह, वाह, और वाह, दिल्ली बहुत की ही यमुना में ये दृश्य है। जनरली दिल्ली में यमुना की बात होती है तो बहुत सुंदर। इसकी खूबसूरती की बात नहीं होती है। ये क्या है ये मैं देखिए माफी बच्चे चाह रहा हूँ, मेरे को कायाकिंग- दिख रहा है इसलिए मैं आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ ये। देखिए हमारे यहाँ की ही स्थानीय बच्चियाँ हैं, कायाकिंग और रोइंग कर रही हैं। एक बार घूम के आओ। अच्छा क्या, हाँ क्या है मामला ये बताइए। कायाकिंग और रोइंग यहीं पर करते हैं ये बच्चे, और हम लोगों ने मिलकर ये सेंटर डेवलप किया और ये बच्चे इंटरनेशनल खेलने जाते हैं। अभी आप इनसे पूछेंगे, ये आपको बताएंगे। रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस होती है, बीएसएफ भी यहीं प्रैक्टिस करता है, अच्छा। सीआरपीएफ भी यहीं प्रैक्टिस करता है। और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स जाते हैं दिल्ली के, उनके इस प्रैक्टिस का दिल्ली में यमुना का ये स्ट्रेच है और हम इसको बड़ी वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के तौर पर डेवलप करने जा रहे हैं। कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे यमुना फेरी लेके आएंगे, यमुना में ये करेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि केवल बातें नहीं हो रही हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें इंप्लीमेंटेड है। आपको प्रैक्टिस करते हुए बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे- इनकी बोर्ड बच्चे- भी आपको दिख रही है। नहीं, ऐसी बोर्ड आपको ज़्यादातर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बच्चे आ गए, थोड़ा सा आगे करो। आके थोड़ा बताओ, कहाँ रहते हो? यहीं प्रैक्टिस करते हो? रहते कहाँ हो? सोनिया विहार में। ये क्या है बच्चे, ये बताओ। इस बोट को क्या कहते हैं? रोइंग की बोट है। कोई गेम खेल के आए हो बाहर? कहाँ? नेशनल गेम्स में मेडल और सीनियर नेशनल। नेशनल में मेडल और सीनियर। और बाहर भी कोई तुम्हारी टीम से गया इंडिया से बाहर? जर्मनी गए थे, जर्मनी गए थे, जीत के आए वहाँ पे? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गए थे। ये बच्चे यहीं के Very लोकल good. सोनिया विहार के ही बच्चे हैं। वेरी गुड। और ये लड़कियाँ प्रैक्टिस भी कर रही हैं, नेशनल गेम्स खेल के आई हैं। All the kayaking best और rowing बच्चों। में। हाँ सर, तो जी। विकास की बात आप तो कर रहे विकास थे में कि हमारे विकास पास एक तो दिल्ली की मंडियों का रख रखाव और उनका अपग्रेडेशन का काम है। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर दिल्ली के अंदर जो है उसका काम है। और दिल्ली के जो पशु विभाग है वो भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। तो जो बेसहारा पशु हैं उनका व्यवस्था, गौशालाओं की व्यवस्था, ये कुल मिलाकर दिल्ली के डेवलपमेंट विभाग का मंडियों के बारे dimension में है। बताइए, मंडियों को आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? नहीं देखिए, दिल्ली की मंडियों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली की देश की, एशिया की सबसे बड़ी मंडियां दिल्ली में हैं, लेकिन उनका रखरखाव, मैनेजमेंट, साफ़ सफाई, हर किसी चीज़ में चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अभी हमने उसका नए बोर्ड का निर्माण किया है दिल्ली के, और हमारा ये मानना है कि आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की मदद से हमको अपग्रेड करना ही होगा। हम दिल्ली में 70 एकड़ में एक नई मंडी बनाने जा रहे हैं फल एवं सब्जी की, और जो कि मॉडर्न जो एशिया की बड़ी मंडियां हैं उनसे कॉम्पीट करेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नई मंडी बनाने जा रहे हैं। आज़ादपुर मंडी को भी डीकंजेस्ट करने का और ज़्यादा क्लीन करने का, और उसकी मैनेजमेंट ठीक हो, मॉडर्न वेइंग ब्रिजेस वहाँ पर लगें, सीसीटीवी कैमरा लगें, उस सब का हम लोगों ने अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया है। कला संस्कृति विभाग आपके पास है। दिल्ली एक अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जानी जाती है। जो इवेंट्स पिछले दिनों हम देख रहे हैं और विदेशी कलाकार आकर यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ये कैसे आपने सोचा और इसे हम किस तरह से देखते हैं?
ये ऑलरेडी होता आ रहा था अभी तक? नहीं होता कहाँ आ रहा था दिल्ली में। अगर आप देखो तो दिल्ली में इवेंट्स बंद ही हो गए थे और दिल्ली के इवेंट जा रहे थे गुड़गांव और नोएडा, इन सब जगह में दिल्ली में इवेंट हो गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सर्ट इकॉनमी की बात की और हमने उसके बाद दिल्ली को एनालाइज किया तो हमने देखा कि दिल्ली में कोई बड़े इवेंट होने ही लगभग बंद हो गए थे। तब सारी इवेंट इंडस्ट्री के साथ मैंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद हम लोग केंद्र सरकार के साथ हमने काम किया। मनसुख मांडविया जी ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम दोनों वेन्यूज़ को अपग्रेड भी किया और उनके रेट्स भी कम किए। और इसके साथ ही हमने इंडस्ट्री से ये अंडरस्टैंडिंग की कि अगर हम इसके रेट कम करेंगे तो आप दिल्ली में इवेंट्स लेके आओगे। और आपको मैं बता सकता हूँ कि 70 डेज़ में 35 इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली में बड़े आए हैं। दिल्ली एक कंसर्ट इकॉनमी के हब के तौर पर उभर रहा है और आज देश में कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहा है पिछले दिनों में अगर आप देखोगे तो दिल्ली में उसकी परफॉर्मेंस जरूर हो रही है। भजन क्लबिंग मंत्री जी, ये हाँ, भजन क्लबिंग में कुछ लोगों के पेट में डेफिनेटली दर्द हो रहा है कि भजन क्लबिंग क्यों हो रही है, लेकिन हमने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस में, लगभग 10 कॉलेज में अभी ही इस वक्त भी भजन क्लबिंग चल रही है और जेएनयू में अगले महीने हम लोग भजन क्लबिंग करने जा रहे हैं। जो जैन जी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में जितने जोश खरोश के साथ जा रहा है उतने ही ऊर्जा के साथ वो भजन क्लबिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक बहुत ही अद्भुत माहौल होता है। अगली बार कोई इवेंट होगा तो मैं आपको भी उसमें ज़रूर बुलाऊंगा। दिल्ली में हम हैं, देश की राजधानी में है, यहाँ की संस्कृति की बात हमने की, तो भाषा विभाग भी आपके पास है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अन्य भाषाएं, सिंधी, संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी सारी एकेडमियाँ हम लोगों ने एक्टिवेट की। कहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं आप? नहीं, हम लोगों ने किया। देखिए, आप अगर शब्दोत्सव के बारे में आप शब्दोत्सव, हाँ, जनवरी में बहुत बड़ा आपने एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ है दिल्ली में साहित्य का, हिंदी अकादमी के द्वारा उसका आयोजन किया गया। इतना बड़ा आयोजन दिल्ली में कभी नहीं किया गया था हिंदी अकादमी के द्वारा। देश के लगभग जाने माने सभी साहित्यकार, लेखक, सब लोग वहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज की गई और हमने इसको एक एनुअल वार्षिक उत्सव में कन्वर्ट किया है। हर साल देश का एक बड़ा साहित्य उत्सव शब्दोत्सव के नाम से दिल्ली में किया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। इसके बाद पंजाबी एकेडमी ने गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल हुए शहादत के, उसका एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जिसमें लाखों लोग आए। लाल किला पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का जो कार्यक्रम किया गया वो अपने आप में एक अद्भुत अनूठा कार्यक्रम था और एक बार में 10,000 लोगों को संस्कृत सिखाने का इस बार संस्कृत एकेडमी ने एक रिकॉर्ड बनाया। वर्कशॉप गर्मी की छुट्टियों में की, इस गर्मी की छुट्टी में दोबारा हम उसको रिपीट करने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा बताइए ना, यहाँ कुछ डेवलप कर रहे हैं क्या आप पर्यटन? देखिए, ये यमुना का तट है और यहाँ पर एक पूरा घाट डेवलप किया जाएगा। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी चर्चा भी की है और जो हमारा ये रिवर फेरी भी चलेगी, उसकी भी जेटी आगे वहाँ पर बनाई जा रही है। तो यही वो एरिया है जो कि यमुना रिवर फेरी और यमुना में ही वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर बनने जा रहा है और इसके साथ साथ यमुना आरती का भी एक भव्य आयोजन यहाँ पर वीकली हम लोग शुरू करेंगे। हमें लगता है मोटा मोटा हमने सब बातें आपसे आपके विभागों के बारे में तो कर ली हैं, लेकिन आप सिर्फ इन विभागों तक सीमित नहीं हैं। आप दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं और दिल्ली ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ओवरऑल दिल्ली के बारे में कहा जाता था कि दिल्ली में सड़कें बननी बंद हो गई हैं, एक ईंट नहीं लगती है। एक साल में आपने ऐसा क्या कर दिया, कैसे देखते हैं दिल्ली? देखिए, ये बात तो ज़रूर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में काम हुआ ही नहीं। सीवर का काम, पानी का काम, सड़क का काम, फ्लाईओवर का काम, अस्पताल ठीक करने का काम, स्कूल ठीक करने का काम खाली विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गया। बहुत बड़े बड़े विज्ञापन। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में दलित जो छात्र हैं उनके लिए एक फाउंडेशन थी और उसका काम था उसको फाइनेंस करना, दलितों की एजुकेशन को। उसका लगभग 80 करोड़ के विज्ञापन अखबारों में छापे गए और केवल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। तो ऐसी दुर्गति दिल्ली के प्रतिष्ठानों की, संस्थानों की थी, वहाँ से उठाया है मुख्यमंत्री जी ने। और अगर आप देखें तो 24 घंटे जिस प्रकार से वो लोगों के बीच में हैं, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, मैं तो कहता हूँ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहें तो सरकार उपस्थित है, जनता के बीच में है, जनता की सुन रही है, दरवाजे खुले हुए हैं, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं। सड़कों में हम लोगों ने गड्ढे भरने का काम तो किया ही है, नई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया है। पानी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाने के लिए 20,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने दिया है। 75 नए CM श्री स्कूल हमारी सरकार ने बनाए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आई हैं, पिछले कुछ ही दिनों में लगभग 4,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चलने लगी, जो कि कहीं कभी भी आ सकती थी, कोई भी सरकार में संकल्प शक्ति होती तो आ सकती थी, लेकिन बंद थी, दिल्ली में आने नहीं दी जा रही थी। आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू कर दी गई है। तो छोटे से समय में, केवल 1 साल का समय हुआ है और उस समय में सरकार की उपस्थिति, सरकार का काम और सरकार की दिशा, किस दिशा में हम जाना चाहते हैं, वो लोगों को बखूबी दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि काम का बोझ ज़्यादा मंत्री जी को हो गया है और
अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भूल गए हो आप। नहीं नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आप खड़े ही हैं, और जो सबसे बड़ा टूरिस्ट हब आ रहा है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आ रहा है। सोनिया विहार मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने, केवल मैंने ही नहीं, लगभग ज़्यादातर विधायकों ने, मैं अपना अगर बताऊं तो हम लोगों ने एक साल में 300 करोड़ रुपए का फंड मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है, जिसमें एमएलए लेड फंड अलग है, मुख्यमंत्री जी ने अपना एक विकास का फंड दिया है, अनसुराइज कॉलोनियों की गलियों के निर्माण का एक अलग से फंड दिया गया है। ये जो पूरा हमारे 2 वार्ड थे जहाँ सीवर ही नहीं डला था, दोनों वार्ड में सीवर पास भी हो गया, डलना भी शुरू हो गया, पानी की लाइनों का रिन्यूअल शुरू हो चुका है, आरोग्य मंदिर बने हैं, अटल कैंटीन बनी है, और अभी पिछले हफ्ते मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अटल कैंटीन को उद्घाटन किया है। तो सरकार की हर एक योजना विधानसभा तक पहुंच रही है, क्षेत्र तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है। और दिल्ली का ये जो इलाका है, खासतौर पर जमुना पार, ये पिछड़ा रह गया था, इसके लिए जमुना पार विकास बोर्ड बनाया गया, जिसको लगभग डेड बना के छोड़ दिया गया था। उसमें 1 करोड़ रुपए का फंड रखा था पिछली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 700 करोड़ रुपए का फंड यमुना पार विकास बोर्ड में दिया है, और उसका भी फंड मेरी विधानसभा के लिए आया है। तो टोटल जो पूरा 1 साल में विकास कार्यों का विकास फंड आया है वो 300 करोड़ का केवल एक विधानसभा में आया है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि दिल्ली जो है विकास के रास्ते पर चल पड़ी है। और ये जरूर कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर एक शानदार दिल्ली का निर्माण करें विकसित भारत के साथ। जब सपना पूरा हो विकसित भारत का, तो विकसित दिल्ली का भी सपना हम लोग पूरा करें। और जैसी वर्ल्ड क्लास ग्लोबल राजधानी होती है, उसी प्रकार की राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएं, और वैसा ही सिविक सेंस भी अपने अंदर डेवलप करें। पोस्टर लगाना, कूड़ा फेंकना, गंदगी करना, इन चीज़ों से बचते हुए आइए मिलकर इस शहर को सुंदर बनाएं। तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच, in association with बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर सफर, सिर्फ जग। उसे माँ के हाथ की कड़ी चाह, माँ के हाथ का